हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। हमने जल की जो श्रृंखला शुरुआत किया था, जल हम लोगों ने जो इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने आंसर दिया होगा। जो मेरा क्वेश्चन था, मैंने पूछा था कि जो बर्फ है अगर पानी में रखा है, अगर पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है और उसमें अगर बर्फ पिघलेगा तो जल का स्तर क्या होगा। तो अच्छे आप सब लोगों ने सही आंसर किया है और आंसर यही होगा कि उसके जल का जो लेवल है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जल जो है वो बर्फ भी जो है एक वाटर का ही पार्ट है। जब वो पिघलेगा तो खुद वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा और जितना स्पेस लिया है उतने स्पेस को वो कवर कर लेगा, इसलिए जल स्तर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये रेलवे का भी क्वेश्चन, एसएससी वगैरह सबके क्वेश्चन है, आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया था। चलिए आइए हम लोग कठोरता पढ़ रहे थे, जल की कठोरता, हार्डनेस ऑफ वाटर देख रहे थे। तो हार्डनेस ऑफ वाटर में हमने बताया था कि जो जल साबुन के साथ झाग नहीं देगा, ठीक है, तो हम कहेंगे कि यह कठोर जल है। अगर वो झाग देता है तो उसको मृदु जल कहते हैं, सॉफ्ट वाटर कहते हैं। उसी में हमने कहा था कि भाई जो जल की कठोरता है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है अस्थाई कठोरता और एक को हमने कहा था अस्थाई कठोरता। ठीक है, जैसे कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, जल की अस्थाई कठोरता, तो जल में उपस्थित क्या है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट, ये जो अगर पाए जाएंगे, ठीक है, नाइट्रेट ये सब, तो हम कहेंगे कि ये जल में अस्थाई कठोरता। इसका मतलब ये है कि यह साबुन के साथ बहुत आसान, यानी कि अगर अस्थाई कठोरता होती क्या है, देखिए सिंपल लैंग्वेज में ये कहेंगे कि वह कठोरता जिसको उबालने पर दूर किया जा सकता है वो होता है अस्थाई कठोरता, और जो उबालने पर उसकी कठोरता दूर नहीं होगी तो हम उसको कहेंगे अस्थाई कठोरता। किसके कारण होता है? तो आंसर है कैल्शियम, मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड तथा नाइट्रेट, ये सब की वजह से जो है दोस्तों होता क्या है कि जल में अस्थाई कठोरता पाई जाती है और इसको उबाल कर इसे दूर नहीं किया जा सकता है। अस्थाई कठोरता वह कठोरता जिसको उबालने पर क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। और यह किस वजह से होता है? तो जल में जो अस्थाई कठोरता होता है वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये बाइकार्बोनेट के कारण क्या होता है, अस्थाई कठोरता। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, CaCO3 का ट्वाइस, कैल्शियम का जो ये बाइकार्बोनेट है और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है, अगर यह जल में घुले होंगे तो अस्थाई कठोरता होगी। तो ये जल की कठोरता है जिसको हमने बता चुके आपको। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं, जल की कठोरता दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि अगर जल की अस्थाई कठोरता दूर करनी हो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, जल के कठोरता दूर करने के उपाय। दोस्तों आइए देखते हैं जल की जो कठोरता है वो कैसे दूर किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि अस्थाई जो टेम्पररी हार्डनेस है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो उसका सबसे बेस्ट मेथड यही है दोस्तों कि आप क्या करिए, उसको उबाल दीजिए। आप देखे होंगे पानी को उबाल दीजिए तो ऊपर कुछ व्हाइट कलर का आपको दिखने लगेगा, वही एक्चुअली होता है जो बाइकार्बोनेट होते हैं कैल्शियम वगैरह के, या चूने की तरह आपको देखने को मिलेगा। तो उबालने से वो क्या करते हैं, वो टूट जाते हैं, ठीक है, यानी कि जो ये कैल्शियम का जो बाइकार्बोनेट है ये टूट जाता है। उसके बाद से यही कैल्शियम आपको सफेद रंग का ऊपर दिखाई देने लगता है। तो अस्थाई कठोरता दूर, तो अस्थाई उबाल करके दूर कर सकते हैं। सेकेंड विधि जो है, ये क्वेश्चन सीटेट का पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधि जल की अस्थाई कठोरता दूर करने में यूज किया जाता है, उपाय किया जाता है। उसका आंसर था क्लार्क विधि। क्लार्क विधि में होता क्या है, हम जल में एक निश्चित मात्रा में चूना मिला देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसको हम कहेंगे कि भाई ये क्या है, तो यही है चूना, ठीक है, चूना है। और ये क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ठीक, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। तो जब ये क्रिया करते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, वही चूना, ठीक है। तो उसके बाद से इसको छान के हम लोग क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं और पानी क्या होता है, अलग हो जाता है उसमें से, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो अलग हो जाता है, ठीक। तो ये हम क्लार्क विधि का उपयोग करके जल के अस्थाई कठोरता को दूर कर सकते हैं। और दूसरा जो विधि है हमारे पास था वो हम उबाल के कर सकते हैं। ये बहुत फंडामेंटल
क्वेश्चन भी है, आसान से क्वेश्चन आप कर भी लेंगे इसको। नेक्स्ट आते हैं जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के उपाय। दोस्तों आइए नेक्स्ट देखते हैं जो जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के उपाय। आपको ये बोर्ड पे दिख रहा होगा, जिसमें सबसे पहला मेथड है धावन सोडा या धोने वाला सोडा जिसको कहते हैं। खाने वाला सोडा होता है, धोने वाला सोडा होता है। तो धावन सोडा विधि, जिसमें Na2CO3 क्या करते हैं हम मिला देते हैं किसमें, अस्थायी कठोरता वाले जल के साथ। जब ये क्या करते हैं, मान लीजिए ये आपका ठीक है सोडियम कार्बोनेट है, ये क्रिया करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम को तोड़ देता है, मैग्नीशियम क्लोराइड को, ठीक है। और मैग्नीशियम क्लोराइड को तोड़ने के बाद मैग्नीशियम कार्बोनेट जो कि अविलेय होता है, घुल नहीं पाता है, ये नीचे की तरफ बैठ जाता है, इसको निकाल लेते हैं और ये NaCl नमक होता है, सिंपली इसको हम उबाल के दूर कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, पहला हमारा जो विधि होता है जो है वो है धावन सोडा विधि है, जिसमें हम क्या करते हैं कि धोने वाला सोडा जो होता है वो क्रिया करता है किससे, मैग्नीशियम क्लोराइड से है। जो अस्थाई आपका कठोरता है क्या होता है, मैग्नीशियम के जो क्लोराइड होते हैं, सल्फेट होते हैं, ये सब, तो ये इससे क्रिया करने के बाद इसको तोड़ देता है। दूसरा विधि है कैलगन विधि। इसमें बॉयलर जो होते हैं, बड़े बड़े जो पावर प्लांट होते हैं, बिजली जिससे उत्पादन होता है, ऐसे बड़े बड़े प्लांट में हम क्या करते हैं कि कैलगन विधि से इस को क्या करता है, जल को मृदु किया जाता है, ठीक है। तो ये इसमें काफी टिपिकल रिएक्शन होते हैं, आपको उतना नहीं जानना है, बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट है जैसे आप मान लीजिए परम्यूटेट विधि, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इसको कहा जाता है परम्यूटेट, या जियोलाइट, जो जियोलाइट होता है, ठीक है, इसको कहा जाता है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। Na2Al2SiO8 into X2, इसको केमिकल फार्मूला जो रिएक्शन करने के बाद मैग्नीशियम बनाता है। तो ये सब बहुत कुछ नहीं जानना आपको, सिंपल याद रखिएगा। परम्यूटेट विधि, कैलगन विधि, सोडा धावन सोडा विधि किस कठोरता को दूर करता है, तो आंसर है अस्थायी कठोरता। कभी अगर बहुत डीप जाएगा पूछ सकता है कि बताइए कौन सा इसमें विधि जो है आयन विनिमय मेथड पे जो काम करता है, तो आयन विनिमय सिद्धांत पर जो है परम्यूटेट विधि या जियोलाइट विधि काम करता है। बॉयलरों का अगर पूछता तो नहीं है, पूछ देगा तो कैलगन, और नॉर्मली हम लोग को अगर कठोर जल को करना है तो धोने वाले सोडा के साथ हम उसकी क्रिया करा के कर सकते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जा सकता है कि बताइए प्रयोगशाला में किस विधि के द्वारा शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि प्रयोगशाला में कैसे शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है, और उस विधि का नाम क्या है, तो उस विधि का नाम है आसवन विधि। दोस्तों जो प्रयोगशाला होता है, जो लेबोरेटरी होता है, उसमें आसवन विधि के द्वारा जो है क्या किया जाता है, शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। सिंपली क्या किया जाता है, इसमें हम, ठीक है, जो हमारे पास जल है इसको हम गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद ये वाष्प होता है, इसके बाद इसको फनेल के द्वारा हम फिर क्या करते हैं, दूसरे बर्तन में जाके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो बाद में ठंडा होके पानी बनता है, इसी पानी को हम कहते हैं आसूत जल, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। तो ये आसवन विधि होता है जो प्रयोगशाला में यूज होता है, जिसमें पानी को गर्म किया जाता है, भाप बनाने के बाद इसको यहाँ पे कूल कर दिया जाता है, शीतलक यहाँ लगा दिया जाता है, ठीक है। तो अब ये पानी जो है ठंडा हो जाता है, पानी ठंडा होकर फिर यहाँ जमा हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर, आसूत जल, जिसका उपयोग कहीं छोटे बच्चों का ड्रॉप भी आता है, देखेंगे, जिसमें वो पानी कहते हैं कि इसको इस पानी में मिला लीजिएगा इस दवा को, बहुत छोटे बच्चों के लिए, तो उस पर देखिएगा लिखा होगा डिस्टिल्ड वाटर। तो आसूत जल ये लेबोरेटरी में यूज होता है, ठीक है। अब सवाल यूपी टेट का आते हैं। क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन तो सिंपल था, पूछा था पीने योग्य शुद्ध जल को क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसका तो आंसर सिंपली था कि जो पीने योग्य जल उसको हम कहते हैं, यानी जल की कैटेगराइज है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कौन सा है, आपका जवाब क्या होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो सबसे शुद्ध जल होता है वो होता है वर्षा जल। याद रखिएगा, ये जो फर्स्ट नंबर पे है ये होता है वर्षा जल, ये सबसे शुद्धतम है जल का रूप होता है। इसके बाद नंबर आता है आपका आसूत जल का, इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है पीने योग्य जल का, ठीक है। तो ये तीन अगर पूछेगा,
सर्वाधिक शुद्ध जल वर्षा जल, लेबोरेटरी में यानी प्रयोगशाला में कौन से जल का यूज होता है, आसुत जल। अगर पीने योग्य शुद्ध जल की बात करेगा, ये यूपी टेट का क्वेश्चन भी है, तो आंसर होगा पीने योग्य जल का। क्यों, फर्क क्या है, हम क्यों इसको नहीं पी सकते हैं? सवाल ये है कि हम वर्षा जल या आसुत जल क्यों यूज नहीं कर सकते हैं पीने के लिए। तो इसका सबसे बड़ा रीजन दोस्तों ये है कि जो हमें जल है, ये पीने योग्य जल, इसमें क्या होते हैं, इसमें लाभदायक खनिज लवण होते हैं। ठीक है, इसमें लाभदायक खनिज लवण होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि हमारे बॉडी में दो टाइप के, एक सूक्ष्म और एक जिसको माइक्रो एलिमेंट कहते हैं। तो ये हमारे शरीर को जरूरत होती है, जिसको हम जल से भी प्राप्त करते हैं, भोजन से भी प्राप्त करते हैं। तो पीने योग्य जल में लाभदायक खनिज लवण होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए हम इसको पीते हैं। और इसमें इसकी कमी होती है, हो सकता है उससे वो रोग का भी रूप ले ले या फिर वो जरूरत को हमारा पूरा ना कर सके। ठीक है, तो ये हम जल नहीं पिएंगे, हम पिएंगे पीने योग्य जल, और यही यूपी टेट का आंसर था। अब आज के लिए आपके लिए एक मेरी तरफ से क्वेश्चन है दोस्तों। वो क्वेश्चन ये है, आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और बताना है कि जल का सर्वाधिक घनत्व किस टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ वाटर जो है सबसे ज्यादा किस टेम्परेचर पे होता है, ये आपको कल बताना है, कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर भी बताऊंगा, उसका रीजन भी बताऊंगा। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना है, धन्यवाद।